फ्रेंड्स, कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम चैप्टर नंबर 5 जो हिस्ट्री का है, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, जो पहले 4 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं उनका वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथियों, जो ये हमने वीडियो सीरीज शुरू कर रखी है, इसकी लगातार वीडियो आपको मिल जाएगी। और जो मॉडल पेपर हैं उनका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके उनको पढ़ सकते हैं। आज हम इस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसके कुछ महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, इम्पोर्टेंट पॉइंट फैक्ट्स हैं, उनको देखेंगे। और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि ये जो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी के जो पार्ट हैं अलग अलग एसएस में, उन सभी का विस्तृत हम अध्ययन यहाँ करने वाले हैं। तो यहाँ पहला प्रश्न है, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई? जो छपाई की तकनीक थी वो सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित हुई? मुद्रण की सबसे पहली तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। चीन, जापान और कोरिया। यहाँ छोटा प्रश्न भी आ सकता है कि निम्न में से मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ विकसित नहीं हुई? इन तीनों को दे दे, चौथा ऑप्शन कोई और दे सकता है। इस तरीके से छोटे प्रश्न भी यहाँ आ सकते हैं। एकॉर्डियन शैली क्या थी? एकॉर्डियन शैली चीन में पारंपरिक किताबें किनारों को मोड़ने के बाद सीलकर बनाई जाती थी। चीन में जो पुरानी पद्धति थी उसमें पारंपरिक जो पहले से चली आ रही थी, उनमें किताबों के जो किनारों को मोड़ने के बाद सील कर बनाई जाती थी। यही अकॉर्डियन, जो अकॉर्डियन शैली है वो थी। किनारों को जो मोड़ दिया जाता था किताबों को, फिर उनको सील दिया जाता था और फिर ये बनाई जाती थी। जो अगला प्रश्न है, खुशनवीसी किसे कहा जाता है? खुशनवीसी किसे कहा जाता है? किताबों को सुलेखन को खुशनवीसी कहा जाता है। किताबों के सुलेखन, अच्छी लिखाई को, अच्छे लेखन को खुशनवीसी कहा जाता है। जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक कौन सी है? जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है, जिसमें पाठ के साथ साथ काठ पर खुदे चित्र हैं। काठ का अर्थ यहाँ लकड़ी से है। अब जो जापान की सबसे पुरानी छपी पुस्तक क्या है? डायमंड सूत्र। और उसमें किस तरीके के चित्र भी बने हुए हैं? पाठ के साथ जो अंक हैं या जो अक्षर हैं उनके साथ साथ लकड़ी के जो बोर्ड हैं या प्लाई बोर्ड है या काठ बोर्ड है, को जो भी कुछ है उसके ऊपर चित्र को उकेर रखा है। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? मार्को पोलो इटली का निवासी था। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? इटली का। प्लाटेन क्या होता है? प्लाटेन क्या होता है? प्लाटेन लेटर प्रेस छपाई में एक बोर्ड होता है जिसे कागज़ के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती है। पहले यह बोर्ड काठ का होता था, बाद में इस्पात का बनने लगा। प्लाटेन आपने कई बार पोस्ट ऑफिस वगैरह में देखा होगा कि जो एक मोहर टाइप का होता है, लोहे का या लकड़ी का बना, उसके ऊपर छाप ले ली जाती है और फिर उसको छाप दिया जाता है किसी पेपर पे या किसी भी स्टाम्प टिकट के ऊपर। तो इस तरीके का जो जो ये यंत्र होता है उसको प्लाटेन कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ, छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वालों को किस नाम से पुकारते थे? छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वालों को किस नाम से पुकारते थे? छपाई के लिए इबारत कंपोज करने वाले कंपोजिटर के नाम से पुकारते थे। जो कंपोज करते थे छपाई के लिए उसको कंपोजिटर कहते थे। गाथा गीत से क्या अभिप्राय है? गाथा गीत से क्या अभिप्राय है? लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या पढ़कर सुनाया जाता है उसे गाथा गीत या लोकगीत कहते हैं। लोकगीत ही उसका एक पार्ट है। विधर्मियों की शिनाख्त करने और सजा देने वाली रोमन कैथोलिक संस्था का क्या नाम था? विधर्मियों, जो धर्म से विरुद्ध हैं, उनकी शिनाख्त, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, पहचान होती शिनाख्त। मैं आपको लिख के बता दूं, शिनाख्त।
इस रोमन कैथोलिक संस्था का नाम इनक्विजिशन था। पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? पॉकेट बुक किताबों के लिए इंग्लैंड में चैप बुक शब्द का इस्तेमाल करते थे, उपयोग करते थे। जो पॉकेट साइज जो बुक थी उनके लिए चैप बुक भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद किसकी रचना थी? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ। गीत गोविंद किसकी रचना थी? गीत गोविंद जयदेव की रचना थी। भारत में सर्वप्रथम प्रिंटिंग प्रेस कैसे आई? भारत में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों के साथ आई। जो पुर्तगाली धर्म प्रचारक थे वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए प्रिंटिंग मशीन, जो प्रिंटिंग प्रेस थे, वो मशीन साथ लेके आए थे, और जिससे वो अधिक से अधिक लोगों तक संपर्क कर सकें, अपने धर्म के उपदेशों को, नियमों को, विधान को अनेक लोगों तक लिखित रूप में प्रेषित कर सकें। 1780 में बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किसने शुरू किया? 1780 में बंगाल गजट नामक साप्ताहिक पत्रिका का संपादन जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने शुरू किया। जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने शुरू किया। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब और कहाँ से प्रकाशित हुआ? रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। रामचरितमानस का जो पहला मुद्रित संस्करण है 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे? निम्न जो शेड्यूल वर्ग है उनके आंदोलन के मराठी प्रणेता कौन थे? निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फुले पहले प्रणेता माने जाते थे, क्योंकि इन्होंने ही निम्न वर्ग को, निम्न जातियों को उच्च स्तर पर लाने के लिए, उनके ऊपर जो हो रहे अत्याचार हैं उनको उनसे बचाने के लिए, उनका विकास करने के लिए इन्होंने, ज्योतिबा फुले ने मराठी आंदोलन का प्रणेता रहा। इन्होंने जाति प्रथा के अत्याचारों पर गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी। यहाँ प्रश्न बन सकता है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वेलम क्या थे? वेलम क्या थे? मुद्रित किताबों को सस्ती, अश्लील मानने वाले कुलीन वर्गों और भिक्षु संघों के लिए किताबों के वे संस्करण जो चरम पत्र या जानवरों के चमड़े से बनी लेखन की सतह पर छपते थे, इस चमड़े की सतह को वेलम कहते थे। मुद्रित किताबों को अश्लील और सस्ती मानने वाले जो उच्च वर्ग के और जो साधु भिक्षु संत थे, उनकी किताबों के लिए जो संस्करण जो चरम पत्र, चमड़े की खाल पर या जानवरों के चमड़े की जो खाल है उनकी लेखन की सतह पर छपते थे, और इस चमड़े की सतह को वेलम कहा जाता था। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन किसने शुरू किया और किसे कहा गया था? प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन किसे कहा गया? ये जो प्रोटेस्ट धर्म सुधार आंदोलन था 16वीं शताब्दी में यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च में सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया था। यूरोप में रोमन जो कैथोलिक चर्च था उनके लिए एक सुधार के लिए आंदोलन चलाया गया था। इसे प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार आंदोलन कहा गया। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक था। यही इसका मतलब प्रणेता माना जाता है। यही इसका सबसे अहम व्यक्ति था। निरंकुशवाद का अर्थ लिखिए। निरंकुशवाद क्या है? राजकाज या सरकार चलाने की ऐसी व्यवस्था जिसमें एक ही व्यक्ति को शासन संबंधी संपूर्ण शक्तियां प्राप्त हो और उस पर न कानून पाबंदी लगा सकती है तथा न ही संवैधानिक संस्था कोई पाबंदी लगा सकती है, ऐसी व्यवस्था को निरंकुशवाद कहा जाता है। निरंकुशवाद मतलब कि एक व्यक्ति का शासन, अपन साधारण भाषा में कहें मनमानी का राज। अपन यहाँ लोकतंत्र में रहते हैं जहाँ निरंकुशवाद है, प्रजातंत्र नहीं है। राजकाज जो सरकार चलाने की ऐसी व्यवस्था जहाँ राजा का ही हक हो, राजा की हुकूमत चलती हो और संपूर्ण व्यवस्था, शासन संबंधी संस्थाएं सब उसको कोई पाबंद नहीं कर सकती हों। इस तरीके की जो संस्थाएं हैं, ऐसी व्यवस्थाएं हैं, उनको निरंकुशवाद कहा जाता है।
वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं? वर्नाक्यूलर या देसी प्रेस एक्ट से आप क्या समझते हैं? 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की आज़ादी को ख़त्म करने के क्रम में 1857 के विद्रोह के बाद प्रेस की आज़ादी को ख़त्म करने के क्रम में लॉर्ड लिटन ने भारतीय समाचार पत्रों पर सख्त नियंत्रण के लिए 1878 में आयरिश कानून की तर्ज पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया कब किया? 1878 में। इस एक्ट के अनुसार ब्रिटिश सरकार को छपी हुई रिपोर्ट में संपादकीय को सेंसर करने का अधिकार प्राप्त हो गया। साथ ही सरकार के खिलाफ खबर का आरोप लगाकर अखबार जब्त या छपाई मशीन छीन ली जाती थी या उनको छीन लिया जाता था। इस किससे? वर्नाकुलर एक्ट से। मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की? जब से छपाई का विकास हुआ, जब से भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या क्या बदलाव हुए, क्या क्या विकास के सोपान आए, अब मुद्रण संस्कृति ने भारत के राष्ट्रवाद विकास में क्या सहयोग दिए? सबसे पहला सहयोग यहाँ था, ब्रिटिश सरकार की दमन नीतियों के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश में फैलते गए। इन अखबारों ने सरकार की आलोचना के साथ राष्ट्रवादियों का मनोबल बनाए रखा। ब्रिटिश सरकार की दमन नीति के बावजूद राष्ट्रवादी अखबार देश में फैल गई। इन अखबारों ने सरकार की आलोचना के साथ राष्ट्रवादियों का मनोबल बनाया। जब मुद्रण संस्कृति आ गई थी तो जो क्रांतिकारी लोग थे वो राष्ट्रवादी खबरें छापने लग गए, छपवाने लगे। उन्होंने अपने बातों को लिखित में लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिया। मुद्रण संस्कृति ने भारत में आम लोगों में जागरूकता आई। मुद्रण संस्कृति से जब छपने का या प्रिंटिंग का काम शुरू हुआ, तब से लोगों में जागरूकता आई। लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग होने लगे, अपने अधिकारों को जानने लगे। मुद्रण के विकास से जाति भेद के बारे में खूब सारी पुस्तकें लिखी जाने लगी। जैसे ज्योतिबा फुले ने जातिवाद पर गुलामगिरी किताब लिखकर जागृति फैलाई। काशी बाबा ने मजदूर के शोषण पर लिखा। इस प्रकार मजदूर आपस में भावनात्मक रूप से जुड़ने लगे। काशी बाबा और ज्योतिबा फुले। पाठन सामग्री सस्ती और सुलभ हो जाने से साक्षरता बढ़ गई। पठन और पाठन सामग्री सस्ती हो गई और लोगों में साक्षरता बढ़ गई। लोग विभिन्न पत्र पत्रिकाएं पढ़कर देश विदेश के बारे में खबर जानने लगे, जिससे राष्ट्रवाद का विकास हुआ। इस प्रकार से मुद्रण संस्कृति ने राष्ट्रवाद के विकास में मदद की। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19वीं सदी में भारत में गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा? 19वीं सदी में भारत में जो गरीब जनता थी उसके ऊपर मुद्रण संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा? 19वीं सदी में शहरों में काफ़ी सस्ती किताबें चौराहों पर बेची जाने लगी। सस्ती किताबें चौराहों पर बेची जाने लगी क्योंकि मुद्रण संस्कृति का विकास हो चुका था, जिसके चलते गरीब जनता भी बाजार से खरीद कर पढ़ सकती थी। गांव शहरों में पुस्तकालय खुलने लगे। इन पुस्तकालयों से पढ़कर गरीब जनता भी जीवन जीने के श्रेष्ठ तरीके जानने लगी। यहाँ तक कि मील मजदूर भी अपने हक के बारे में अवगत हुए। 19वीं सदी में भारत में जो गरीब जनता पर मुद्रण संस्कृति का प्रभाव था कि जो सस्ती किताबें शहरों बाज़ारों में बिकने लगी, गरीब जनता उनको खरीद कर पढ़ने लगी और गांव और शहर में पुस्तकालय खुलने लगे। इन पुस्तकालयों में गरीब जनता भी पढ़कर अपने जीवन जीने का तरीका बदलने लगी, सोचने लगी। मार्टिन लूथर के बारे में टिप्पणी लिखी। मार्टिन लूथर, जर्मनी निवासी मार्टिन लूथर एक प्रभावशाली धर्म सुधारक था। थोड़ी सी अशुद्धि है यहाँ। इसने रोमन कैथोलिक चर्च की कुरीतियों की आलोचना करते हुए अपनी 95 स्थापनाएं लिखी। इसकी एक प्रति विटेनबर्ग के गिरजाघर के दरवाजे पर टांगी गई। इसमें लूथर ने चर्च को धर्म पर चर्चा करने की चुनौती दी। जल्द ही लूथर के छपे लेख और पढ़े गए। इनसे प्रेरित होकर चर्च में विभाजन हो गया और प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई। मार्टिन लूथर के द्वारा ही प्रोटेस्टेंट
प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार की शुरुआत हुई और उन्होंने अपनी रचनाएं लिखी, अपनी स्थापनाएं लिखी और एक प्रभावशाली धर्म सुधारक था और निवासी जर्मनी का था वो। अगला प्रश्न है यहाँ, गांधी जी ने कहा स्वराज की लड़ाई अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है, कैसे? गांधी जी का कथन था स्वराज की लड़ाई अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता की लड़ाई है। इसका आंसर क्या हो सकते हैं? 1922 में गांधी जी ने कहा कि दरअसल वाणी की स्वतंत्रता, प्रेस की आज़ादी, सामूहिकता की आज़ादी है। क्या वाणी की स्वतंत्रता और प्रेस की आज़ादी सामूहिकता की आज़ादी है? ये सब स्वराज की लड़ाई के महत्वपूर्ण पहलू हैं। भारत सरकार अब जनमत को व्यक्त करने और बनाने के लिए इन ताकतवर औजारों को दबाने की कोशिश कर रही है, इनको दबाने की कोशिश कर रही है। प्यारे विद्यार्थियों, ये चैप्टर पूरा हो चुका। मिलते हैं फिर एक नए चैप्टर में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर करें और अपने साथियों तक भेजें, अपने क्लास ग्रुप में भी इसको शेयर करें। थैंक्स।